हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 59 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 59। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखते हैं, इस वाले डीपीपी के अंदर देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सिंगल करेक्ट की बात करें तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल करेक्ट, एक मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये दे रखा है, एक दो तीन मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है ना। एंड हमारे पास में 4 कैसे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर गिवन है। ठीक बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, एक गजब का प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे से सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझो ना। क्या दे रखा है हमारे पास में, सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का मुझे सम फाइंड आउट करना है ना, -1 पावर ऑफ r - 1 r अपॉन 3 n ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ना। अच्छा बच्चों देखो, एक बात तो पहले आप ये समझिए कि 1 अपॉन ऑफ एनसीआर कभी भी अगर आपके पास आता है, उसके लिए हमारे पास में एक रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को पहले आपको याद रखना चाहिए, 1 अपॉन ऑफ n+1 n+2 ना। कुछ ऐसे लिखा हमने, मतलब ये जो n है, एक टर्म हम आगे लिखेंगे अपॉन में, उससे एक और ज्यादा हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अपॉन में यहाँ हम किस तरह से याद रखते हैं, सी आर का फॉर्मेट आएगा है ना। एक तो पहले मैं सी आर लिखता हूँ, सी आर हमने यहाँ लिखा और यहाँ आ जाएगा CR+1। ठीक है, और इससे ऊपर कितना आएगा, n+1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, n+1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना, एक तरह से ना आप ये समझिए, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर आगे सॉल्व करने के लिए एक स्टेप हम कहेंगे ना। कैसे आता है ये भी समझना बहुत आसान बात है। फिलहाल मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ ना, अभी हम पहले अपने मुद्दे वाली बात पे फोकस करेंगे ना। कैसे आया वो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कभी भी ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा ना आप लोगों के लिए। समझो ना ध्यान से, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। बहुत ही इसमें थोड़ा सा आपको क्यूरियस होना पड़ेगा ना, मतलब सतर्क रहना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ -1 पावर ऑफ r - 1, तो हमने यहाँ लिखा r, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 3nCr। ठीक है, तो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन ऑफ, हम यहाँ से लिखेंगे एक टर्म तो यहाँ 3n+1 CR, ऐसे कुछ आ जाएगा। 1 अपॉन ऑफ यहाँ कितना आएगा, 3n+1 CR+1, कुछ ऐसे हमने यहाँ लिखा। एडिशनल हमारे पास में कितना आ जाता है, ऊपर आएगा 3n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3n+1 और 3n+2 ऐसे कुछ आएगा ना। ठीक है, ये हमेशा एन पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसको तो आप चाहे तो समेशन के सिंबल से बाहर भी निकाल सकते हैं, और समेशन के सिंबल से अगर हम बाहर निकालें तो 3n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3n+2, तो हमने यहाँ से लिखा। ठीक है ना, समेशन r = 1 to 3n - 1 हमने यहाँ लिखा। ठीक, अब देखो हमारे पास में ये वाला हिस्सा आया वेरिएबल वाला ना, तो इसको भी चलो मैंने अभी ऐसे लिखा, -1 पावर ऑफ r - 1 यहाँ से लिखा इंटू r। 1 अपॉन में हम लिखेंगे 3n+1 CR, यहाँ से लिखा 1 अपॉन ऑफ हम लिख सकते हैं 3n+1 CR+1। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना है ना। ना कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आगे की बात करते हैं। 3n+1 यहाँ लिखा हुआ है, 3n+2 यहाँ लिखा है ना। ना अब देखो पॉइंट को समझो, r का वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ 3n+1 C1, प्लस साइन ऑफ हम यहाँ से लिख सकते हैं 3n+1 C2, कुछ ऐसा है। ठीक है, r का वैल्यू हमने 2 पुट किया था, माइनस साइन यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, कुछ ऐसे लिखेंगे। तो r का वैल्यू देखो 2 अपने पुट किया तो 3n+1 C2, यहाँ से आएगा प्लस साइन ऑफ, यहाँ से जाएगा 1 अपॉन ऑफ 3n+1 C3, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, r का वैल्यू 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 3 जब पुट कराएंगे तो कितना जाएगा, 1 अपॉन ऑफ 3n+1 C3 हमने यहाँ से पुट किया, प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3n+1 C4। ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। अब चलते गए तो लास्ट में जब आप पुट करते जाओगे ना, तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लास्ट में हमने r का वैल्यू पुट किया 3n-1, तो 3n-1 जब पुट कराएंगे तो ये बनेगा -1 पावर ऑफ प्लस साइन। ठीक है, 3n-1, तो ये बना 3n-2। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। इनटू में कितना आया, r का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 3n-2, तो हमने यहाँ लिखा, सॉरी r का वैल्यू 3n-1 है ना, ये पुट कर दिया। नाउ अब देखो पॉइंट को समझो, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ 3n+1 C, r का वैल्यू हम कितना पुट करें 3n-1, तो 3n-1 तो हमने यहाँ पुट किया,
प्लस साइन ऑफ 1/3n+1 c, और यहाँ से एक आगे आएगा ना, 3n हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते जाना बच्चों ना, थोड़ा बहुत ही, मैंने आपको कहा ना, थोड़ा ध्यान देने वाली प्रॉब्लम है ना, तो ध्यान आपने दिया, खूब अच्छे से ध्यान दिया, और अपने ध्यान देते देते अपना ध्यान मत भटकाना ना समझो बच्चों ना। अब देखो 1/3n+1 तो मैंने यहाँ लिखा, 3n+1 c1, इस दोनों हिस्सों को देखो तो माइनस, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का साइन यहाँ से बचा, माइनस आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3n+1 c2। इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं ना, 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस का 3 टाइम्स आ रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का आएगा 3n+1 c3, यहाँ से आया। फिर अगले वाले पार्ट से जाएंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 पे कैसे आएगा, 1/3n+1 c4, ठीक है। तो देखो इवन वाला तो माइनस साइन के साथ चल रहा है ना। अब देखो पॉइंट को समझते चले, अब मैं यहीं लिख रहा हूँ। अब देखो n हमारे पास में इवन है, मतलब 2 का एक टर्म यहाँ आ जाएगा, तो एक्चुअली प्लस करके लिखा हुआ है, ये वाली टर्म अपनी कैसे लिखी हुई, प्लस करके लिखी हुई है, ठीक। तो ये एक्चुअली ज्यादा लिखा हुआ है ना। एक और पॉइंट समझते हैं ना, n हमारे पास में कैसा इवन है, n अगर इवन है तो 3n-1 तो हमारे पास में ये 3n, ये तो इवन लिखा हुआ, -1 ऑड आ रहा है, तो ऑड वाला कैसा आ रहा है, प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो मतलब ये प्लस साइन के साथ आया होगा, तो ये हमने ऐसे लिखा ना। इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस वाले से और इससे पहले वाला जो ब्रैकेट आएगा उससे सिंप्लीफाई होकर कितना बनेगा, 3n+1 c3n-1, कुछ ऐसा है ना, प्लस साइन। एक्चुअली ये वाला हिस्सा तो प्लस ही लिखा हुआ है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास में एडिशनल टर्म 3n-1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3n+1 c3n, कुछ ऐसा है ना। अब देखो पॉइंट को समझिए, सीरीज ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई ना। अब देखो कंप्लीट है तो बस इसी वाले हिस्से को मैं एक बार फिर से अलग तरीके से लिख देता हूँ ना, तो आप बातों को समझना, इस वाले हिस्से को ही मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे लिखा, -1/3n+1 c3n, यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ 3n, अपॉन में हम लिखेंगे 3n+1 c3n, कुछ ऐसे लिखा ना। अब पॉइंट को समझो ध्यान से ना। अब देखो पॉइंट को अगर आप समझ गए तो सवाल को समझ जाओगे। 3n+1 c1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3n+1 c3n यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला और आखिरी ये वाला टर्म देखो, ये टर्म कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। n हमारे पास में कितना, देखो c1 c2 c3 आ रहा है, n हमारे पास में इवन है, तो मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करें इवन टर्म, मतलब सारे इवन पेयर्स लिखे हुए हैं हमारे पास में। इवन पेयर लिखे हुए तो ये इससे पहले वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो गया। सिमिलरली सारे कैंसिल होकर के जीरो हो जाएंगे, तो सारे अगर जीरो हो गए तो 3n+1 अपॉन में कितना आएगा, 3n+2, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। तो ना यहाँ से हमारे पास में कितना बचा, 3n तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखो 3n+1 c3n ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें NC n-r वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, 3n+1 c1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3n+1 तो यहाँ से आया, ये हिस्सा इससे कटेगा, तो फाइनली यहाँ से कितना है, 3n अपॉन में कितना आ जाएगा, 3n+2। एक्चुअली ये आंसर आएगा ना। समझ गए बच्चों, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे ना, बहुत ही मेहनत थी इसमें। 3n/3n+1 या 3n+2, 3n+2 ना, और 3n 3n n हाँ 3n है ना, ये आंसर डी आएगा ना, यहाँ पर 2n नहीं आना चाहिए बच्चों, 3n ही आएगा ना। पहले का डी दे रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ करेक्शन है कि यहाँ पर 3 नहीं होगा, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं ऑलमोस्ट सही है ना, या 3 ही रहेगा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, डी आएगा ना। ओके, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब सवाल था ना, बहुत ही लाजवाब था ये, मतलब ये सॉल्व हो पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग खेल है। जिसको अगर ये पता है या फिर इस तरह का टर्म्स ऐसे क्रिएट कर ले, ये क्रिएट करना आसान है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ना मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई ln ऑफ 2 sin x प्लस 1, है ना, ठीक है, dx। इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू ऑफ आई आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 0 से लेकर 2 पाई, तो हमने यहाँ लिखा
ठीक है, एल एन ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टीज को फॉलो किया, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इस वाली प्रॉपर्टी को लगाते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, नाउ इसको अगर अप्लाई करते हैं, इसको अगर अप्लाई करेंगे तो 0 से लेके 2 पाई, तो हमने यहाँ लिखा एल एन ऑफ कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा ना, डी एक्स कुछ हमने ऐसा लिखा। नाउ एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से 2 पाई तो यहाँ से आ गया, 0 से लेके 2 पाई एल एन ऑफ है ना, एम एल एन एम प्लस एल एन एम कितना एल एन एम एन कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 नहीं 4 आएगा, सॉरी। ठीक, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मतलब 0 से लेकर के 2 पाई तो हमने यहाँ लिखा एल एन ऑफ, बात की जाए ना, माइनस का 4 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से बना 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 4 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और डी एक्स कुछ ऐसे आ गया। नाउ अब आप आगे की बात समझो, 2i इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 से लेकर के 2 पाई, तो हमने ऐसे लिखा। अब इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से समझिए ना, यहाँ से बात बन सकती है कि 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से नहीं है ना। एक काम करते हैं, तो उसको cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा cos ऑफ 3x बन जाएगा, इसका मॉड अपॉन में cos x आएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 0 से लेकर 2 पाई एल एन ऑफ मॉड ऑफ cos x, कुछ ऐसा जाएगा, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना। अब dx तो यहाँ लिख लेते हैं, dx वाला ऐसा ही आ गया। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझो, 3x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया 3x को t माना। अब देखो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dt बाई 3 यहाँ से आ जाएगा, 2i तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ x, पहले 0 डालेंगे 0, 2 पाई डालेंगे 6 पाई आ गया, ln ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा cos ऑफ t, ये आ गया। ठीक है, dx है ना, और dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dt बाई 3, कुछ हमने ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ 0 से लेके 2 पाई, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ln ऑफ मॉड ऑफ cos x dx, कुछ ऐसे लिखा। अब देखो ये यहाँ मॉड है ना, मॉड cos x ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना आएगा पाई आएगा, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो 6 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाए 6 हट जाएगा ना, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 2 ऐसा कुछ आ गया। और ये भी हमारे पास में कितना आएगा, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड पाई है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, 0 टू पाई 2 टाइम्स, और ये भी कितना 0 टू पाई 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, तो 2i का वैल्यू कितना आ गया 0, और i का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा आई हमने कैसे बाहर निकाला, इस बात को भी आप समझ लीजिए ना, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी। अगर फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, और इसका पीरियड टी, और इसको इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स ऑफ पी ऐसे टी ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अपने इसके पीरियड से डिवाइड लगाओ तो एन आ गया, तो 0 टू एन टाइम 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, ये आंसर आएगा ना। समझ गए बच्चों, इस वाली प्रॉपर्टी को ना आप अच्छे ढंग से जानते हैं ना, ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई इशू नहीं इसमें। नाउ अब हम बात करते हैं आगे का ना, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए ध्यान से, क्या दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है, के हमारे पास इंटीजर्स है ना, ऐसा कुछ दे रखा है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। अच्छा आपको देखो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, समझो बात को ध्यान से। मान लो कि y बराबर आपने इसको या e बराबर मान लेते हैं ना, y तो ऐसा लगता है फंक्शन ऑफ एक एक्सप्रेशन e ले लिया इसको, ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक अल्फा का पावर 4 है, सेक बीटा का पावर 4, टेन स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ये टेन ऐसे कुछ लिखा है, टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ना, ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना लिखा हुआ है टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर हम लिखेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ बीटा, यहाँ से आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस वाले पॉइंट को ध्यान समझो, इसको अगर मैं ए मान लूं, ठीक है, और इसको अगर बी ले लें, तो ध्यान से देखें तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में बी, प्लस 1 प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब देखो आगे का पॉइंट समझो, 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2a अपॉन में कितना आ जाएगा b,
ना 1+b² +2b अपॉन में कितना आ जाएगा, a यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझना ना, कुछ बातों को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा ना। तो इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो इसको चलो मैं अलग अलग करता हूँ। तो 1/b तो मैंने यहाँ से लिखा a/a² b यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a/b तो हमने यहाँ से लिखा। 1/a यहाँ से लिखेंगे, b²/a यहाँ पे लिखा हमने 2 टाइम्स ऑफ b/a हमने यहाँ लिखा। अब देखो पॉइंट को समझो, a²/b तो हमने यहाँ लिखा, b² अपॉन में a यहाँ से लिखा, 1/a का टर्म आ रहा है प्लस 1/b का टर्म आया, ऐसा कुछ टर्म्स आया, ठीक है ना। अब 2 टाइम्स ऑफ a/b प्लस ऑफ b/a मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखो पॉइंट को ध्यान से समझो, अगर हम बात करें तो यहाँ a² का टर्म आ रहा है, a/a² यहाँ से है, b² यहाँ से है, b/b² यहाँ से है। अच्छा, अगर am/gm की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप am/gm लगाएं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ऑलवेज कैसा आएगा, am/gm से। देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कितना जाएगा, अर्थमेटिक मीन बाई 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट। तो अब से ये वाला टर्म कैसा आएगा, 4 के इक्वल आएगा, 4 से बड़ा होगा। और कब आएगा ये, जब a और b का वैल्यू 1 हो। ठीक है, अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। मतलब फाइनली ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा, 8 के इक्वल होगा, 8 से बड़ा होगा। समझ गए। तो ऑब्वियसली इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा बच्चों ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, 8 आंसर आएगा ना। नाउ तो थर्ड का क्या आंसर रखा है, सी का, थर्ड का आंसर 8 सी मतलब है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ना मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत ही आसान और बढ़िया प्रॉब्लम है ना, अच्छे ढंग से समझना है इसको। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू है ना, कौन से ट्रू है ये मुझे फाइंड आउट करना है। देयर आर इनफाइनाइटली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस रिप्रेजेंट एन एलिप्स। अच्छा, अगर इसको एलिप्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन कितना आ जाएगा, x माइनस ऑफ 1/13 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 2/13 का होल स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा, और ये बन जाएगा 5x प्लस का 12y माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, a यहाँ से आ गया ना। ठीक है, 13 हमने यहाँ से 13 स्क्वायर कॉमन लेंगे, 13 यहाँ चला जाएगा, तो 13 a को मैंने यहाँ भेज दिया 13a है ना, कुछ ऐसे लिख देते हैं 13 का स्क्वायर और बाहर 1/a² लिख देता हूँ है ना। ठीक है, इसको एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए 1/a²। अब ध्यान से देखो तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपने यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ e², और ये कितना आ गया ax प्लस by प्लस c अपॉन में कितना लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमारे पास में एसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो एसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है, अगर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को अगर रिप्रेजेंट करता है तो 1/a² कैसा होगा, 0 से तो बड़ा होगा, और 1/a² 1 से छोटा होगा। मतलब a² कैसा आ जाएगा, 1 से बड़ा आएगा। a² अगर 1 से बड़ा आएगा तो भैया a का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a की बात करें तो कैसा आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। a का वैल्यू तो फिर 2 3 4 5 6 से कुछ भी हो सकता है, या नेगेटिव में भी ऐसा कुछ हो सकता है ना। दे आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच दिस रिप्रेजेंट एन एलिप्स। सही बात है ना, इसका ये आंसर सही है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द एलिप्स। अच्छा, डिस्टेंस 1,2 का इस एलिप्स से डिस्टेंस निकालना है, तो पहले देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस एलिप्स का क्या दे रखा है हमारे पास में, एलिप्स है 4x² प्लस ऑफ 9y², तो हमने यहाँ से लिखा प्लस का 8x यहाँ से आ जाएगा माइनस 36y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये एलिप्स है और पॉइंट हमारे पास में क्या दे रखा है, 1,2 गिवन है। ठीक है, नाउ अब पॉइंट को आप ध्यान से समझो। अगर इस एलिप्स की अगर मैं बात करता हूँ 4x² और 8x, तो 4 तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x² प्लस ऑफ 2x, y² हमने यहाँ से कॉमन 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो y² यहाँ से आ जाएगा और 4y कुछ ऐसे लिखेंगे प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के 1 और -1 ऐड कर दिया, 4 और -4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 9 ऑफ y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 यहाँ लिखा, माइनस का 36 यहाँ से लिखा। ठीक है, -4 + 4 तो कैंसिल हो गया, 36 को इधर भेज देते हैं, 36 से आपने डिवाइड लगाया,
तो x प्लस वन का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा ये जाएगा 9 बार, y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा अपॉन में कितना जाएगा 4, यहाँ से जाएगा 1 यहाँ पर आया। ठीक है, ये इलिप्स आ गया। इस इलिप्स की अगर बात करें तो a कैसा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब a b स्क्वायर, a स्क्वायर कैसा है b स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। मतलब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो मेजर एक्सिस कहाँ आएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसका सेंटर की अगर बात करें, सेंटर कितना आ जाएगा -1,2 आएगा, -1,2 है ना। तो सेंटर एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -1 आया, एक्स कोऑर्डिनेट आया -1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 आया। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो 1,2 तो हमारे पास यहाँ का ही लाई कर रहा है, 1,2 तो यही है। ठीक है, सेंटर इतना है ना। अब क्या है कि मेजर एक्सिस पे कितना 3 यूनिट का लेंथ जाएगा, तो 1 यूनिट की लेंथ तो ये आ गई, 1 यूनिट की लेंथ ये आई और 1 यूनिट की लेंथ और आगे जाएगी ना, ऐसे इलिप्स जाएगा। बाकी नीचे कहाँ जा रहा है उसका पता नहीं ना, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब देखो 1,2 यहाँ लिखा हुआ है, इस इलिप्स का ये 1 यूनिट की लेंथ है, ये 1 यूनिट की लेंथ है, टोटल लेंथ कितना a के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1,2 का इस पॉइंट का इस इलिप्स से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो भाई मिनिमम डिस्टेंस तो यहीं आ सकती है। बाकी तो फिर डिस्टेंस क्या बड़ी होती चली जाएगी, ये वाली डिस्टेंस तो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस है ना, ये ऐसे डिस्टेंस बड़ा होता चला जाएगा ना, शायद यही आएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक, 1 ही है ना, 1 ही आ जाएगा ना, ये सही है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हुई ना। सही है ना। कितना आ जाएगा इसका, हाँ ये मिनिमम लेंथ आ जाएगा ना। सेकंड भी कैसा होगा, सही ऑप्शन आएगा ना। ठीक बात है। आगे क्या दे रखा है हमारे पास में, ओके, इफ फ्रॉम ए पॉइंट 0, अल्फा एक पॉइंट रखा है, मतलब ये हमारे पास कहाँ वाई एक्सिस पर है ना। P इज नॉट एन ऑरिजिन, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 नहीं है, तो टू नॉर्मल अदर देन एक्सिस ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे से ड्रॉ किए जाते हैं, देन ओके, मतलब हमारे पास इलिप्स कितना x² 25 प्लस y² 16 इक्वल टू 1, और पॉइंट क्या है 0, अल्फा। तो पॉइंट है 0, इलिप्स है x² प्लस y² 16 दैट इक्वल टू 1, ये इलिप्स हमारे पास दे रखा है ना। अब देखो बात को समझो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम यहाँ पर लिखें इलिप्स पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आता है ax/cos थीटा माइनस ऑफ by/sin थीटा दैट इक्वल टू कितना आता है a² माइनस ऑफ b², मतलब 25 माइनस 16 किया तो कितना 9 आ गया। 0, अल्फा अगर यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 डाल दी, y की वैल्यू अल्फा डाल देते हैं, तो नॉर्मल इस वाले पॉइंट से पास करेगा, तो अल्फा यहाँ लिखा अपॉन में कितना आ जाएगा sin थीटा दैट इक्वल टू 9, कुछ ऐसे आ गया नाम। अल्फा का वैल्यू है ना, पूछने क्या चाह रहा है, मॉड ऑफ अल्फा के बारे में पूछना चाह रहा है शायद ना, मॉड ऑफ अल्फा ना। अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 sin थीटा, तो यहाँ से अपॉन में कितना आ जाएगा बी यहाँ आ जाएगा, और माइनस साइन हमने यहाँ लिखा। ठीक है, कहीं कोई सुनिए, मॉड ऑफ बी है ना, मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो बी का वैल्यू हमने 4 लिखा। तो मॉड ऑफ अल्फा की अगर हम बात करें तो 9/4, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा जैसे लिखा, और ये कितना आएगा 1 से छोटा आएगा। तो मॉड ऑफ अल्फा की अगर बात की जाए तो भाई मॉड ऑफ अल्फा कितना आ सकता है, 9/4 से छोटा आएगा, 9/4 से छोटा सही दिया ना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी कैसा है, सही है। फोर्थ की बात करें, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज द 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो ठीक है, इसको तो यही सोल्व करते हैं, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा 2b² a, हाँ a, b² है ना, सही है, 2b² लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा 2a आ गया। ठीक है, 2 से तो हमारे पास में 2 कैंसिल हो जाएगा, a² को मैं यहाँ भेज दूंगा, तो b² का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कितना आ जाएगा 1/3 आया। अगर इसेंट्रिसिटी की बात करनी है तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/3, फिर कितना आ जाएगा √2/3 आएगा, √2 आएगा ना, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो डी इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन आएगा, फिफ्थ फोर्थ की बात करें तो ए बी सी,
फोर्थ की अगर बात की जाए तो क्या ऑप्शन आएगा, ए बी सी आएगा। फोर्थ का ऑप्शन, सॉरी कहाँ पहुंच गए हम, फोर्थ का ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लेट ए के इज इक्वल टू इतना गिवन है आपके पास, सुनो एस एन हमारे पास क्या, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऐसा गिवन है कि कैसा है 1 से लेके n तक दे रखा है। तो आपसे पूछा हुआ है कि S26 कैसा होगा, 17/4 से छोटा होगा या 17/4 से बड़ा होगा। पहला तो हमने पूछा है एस ऑफ 999 आपसे पूछा हुआ है कि 50 से छोटा आएगा या 50 से बड़ा आएगा। इन दोनों के बारे में एक्चुअली डिस्कशन किया हुआ है ना। ना तो अब देखो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया काइंड ऑफ है ना प्रॉब्लम है ये ना। तो सॉल्व करने का आप तरीका पहले आप समझे। देखो अब हमारे पास में क्या है भाई, सीरीज का एक सम निकालना है। तो सीरीज का सम निकालना है तो हमारे पास तो ए के जो दे रखा है, इस ए के पे अगर मैं फोकस करूं तो के तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है के -1, पावर में कितना आ रहा है 4/3। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ के, यहाँ लिखा हुआ पावर में कितना आ रहा है 4/3 आया, और यहाँ से कितना लिखा हुआ k+1, यहाँ पे लिखा हुआ अगेन पावर में कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली अब हम किसी भी सीरीज का सम निकालते हैं ना, मेनली अपना फोकस कहाँ रहता है कि फोकस ये रहता है कि इसका डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिख पाए, कैसे भी करके इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स अगर ब्रेक कर पाए तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना फिर डिफिकल्ट नहीं रहता। अब बात ये है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे दो पार्ट में। अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पर अगर देखें तो एग्जैक्ट सीरीज का सम नहीं आ रहा है ना, मतलब S26 की बात करें तो या तो 17/4 से छोटा आएगा या बड़ा आ रहा है। ऐसे हम S999 की बात करें तो 50 से छोटा या बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब सम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो अब ऑब्वियसली बात है उसको आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, एक तरीके से समझना पड़ेगा हमें। अब देखो आप एक पॉइंट आप ये समझिए, यहाँ पे जो के लिखा हुआ है ना, एक्चुअली इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में क्या बातें ऐसे काम की हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप समझिए ना। देखो एक पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास में क्या है k-1 पावर 4/3 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ k-1 का होल स्क्वायर पावर में 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा k पावर है ना, ऐसा कुछ लिखा था। इस बात को मैं समझिए क्या, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ k तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में अगर हम बात करें से लेस देन है ना, k-1 तो मैंने यहाँ लिखा, पावर में कितना लिखा 4/3 तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर कुछ काइंड ऑफ। तो अब देखो हमारे पास में समझे कि के स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ के स्क्वायर यहाँ दे दिया ना, अब -1 मैंने यहाँ किया। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है के स्क्वायर -1 आएगा, तो इसको मैंने क्या किया पावर में कितना आ जाएगा 2/3 मैंने यहाँ लिखा, जैसे लिखते हैं। अच्छा इस वाले पॉइंट को भी अब मैं क्या लिखता हूँ k+1, कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और k+1 पावर कितना आ जाएगा 2/3 इसका होल स्क्वायर। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इस बात को आप समझिए। सिमिलरली मैं 2/3 का इसको भी होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। तो अब देखो बात को मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा। ठीक है, अब देखो पॉइंट को, अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये नंबर हमारे पास में के स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अब आपने इसमें से कुछ कम कर दिया, कुछ कम कर दिया तो मतलब ये वाला नंबर तो अल्टीमेटली आपस में कैसा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। इसके कंपेरेटिवली तो कैसा आएगा, बड़ा नंबर आएगा। बट हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो इसके एक फायदा क्या था। एक्चुअली से आप थोड़ी देर के लिए आप एक ही तरह ट्रीट करें तो ये a² दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको b² दिखाई दे रहा है। इसको मैं इसे फैक्टर कर सकता हूँ a+b इंटू a-b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k+1 पावर 2/3 इंटू k-1 पावर 2/3, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। मतलब अगर इस वाले पॉइंट को मैं समझूँ तो जैसे a इंटू बी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, इस वाले पॉइंट को आपने a मान रखा है, इधर a² लिखा हुआ, a b यहाँ पे लिखा हुआ, प्लस का b² यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, अब देखो इस वाले पॉइंट को और समझते ना कि अब हमने क्या किया बच्चे। अब देखो एक और पॉइंट आप समझिए कि इसको मैंने ऐसे लिखा a के, अगर हम बात करें तो a के, हाँ अब देखो ए के पे आप फोकस करें तो ए के इज लेस देन है ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको चलो मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हमें कुछ ऐसा है, a² तो यहाँ से आ गया, ए बी यहाँ पर आया, प्लस का b² यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ए हमारे पास में ये टर्म लिखा हुआ, ऊपर हमारे पास में के लिखा हुआ है। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, के को चलो अभी ऐसे के ही रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब ना इसको देखो मैंने क्या किया, ए माइनस बी से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ मैंने ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू अगर बनेगा तो हमारे पास में के जो लिखा हुआ है ना, और एक और काम कर सकते हैं कि हम तो बच्चों तो आगे समझते हैं ना कैसे क्या करना था इसमें, यहाँ तक तो हमने बात समझी ना। एक एक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वाले पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो के इंटू ए माइनस बी, तो चलो मैंने ये लिखा। नीचे वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो के तो यहाँ लिखा हुआ है और ए माइनस बी हमने यहाँ लिखा। ए क्यू अगर करते हैं तो ये हमारे पास में ए है ना, ऐसा क्यू करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये तो बन जाएगा के माइनस वन का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ठीक है यहाँ तक आ गया ना। अब देखो इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई कराता हूँ तो कितना आ रहा है, के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टू के यहाँ से आएगा, माइनस ऑफ टू के यहाँ से आ जाएगा, दैट इज कितना बनेगा, माइनस ऑफ फोर के। माइनस ऑफ फोर के यहाँ से बना, तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन तो यहाँ से अपना ऐसे लिख देता हूँ मैं, ए के इज लेस देन कितना आ जाएगा, वन बाई फोर, कुछ ऐसे लिखा, और इसको मैं लिख देता हूँ बी माइनस ऑफ ए लिख देते हैं। मतलब अगर ए के बारे में अगर बात करें तो ए के जो आएगा दैट इज लेस देन कितना आएगा, वन अपॉन फोर आएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, बी माइनस ए, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है के प्लस वन पावर में कितना है, टू बाई थ्री, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। माइनस ए का वैल्यू कितना आ रहा है, के माइनस वन पावर में कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री, यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा। एक्चुअली ये रिजल्ट आएगा ना, बात को अब ध्यान से समझे। देखो अब मुझे क्या निकालना है, जैसे ए के आ गया, एक के बारे में हमने बात करी, तो ए के ऐसा कुछ लिखा, ए के एक्चुअली इससे छोटा आएगा। अब मैंने कहा कि समेशन ऑफ ए के अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और के का वैल्यू कितना जा रहा है, वन से लेके एन तक जा रहा है, जब आप सबका समेशन निकालेंगे तो दैट इज लेस देन आएगा समेशन, है ना। अब देखो इसका, अब जब समेशन करेंगे तो वन अपॉइंट फोर को तो बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ के प्लस वन पावर टू बाई थ्री माइनस ऑफ के माइनस वन पावर कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री, ऐसे कुछ आएगा। के का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और यहाँ एन आ रहा है, तो के वाई है ना। देखो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एस एन आ जाएगा इधर तो। ठीक है, और एस एन इज लेस देन के बारे में अगर बात करें तो एस एन कैसा आएगा, लेस देन आएगा। अब देखो जब के का वैल्यू, अब के वाई है ना, एक्चुअली अब उसको के का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे पुट कराएंगे, तो अब क्या है, जब उस सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और कुछ टर्म बचेंगे। तो कोई इसको एक्चुअली हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, कैसे, इसमें देखो के यहाँ के प्लस वन यहाँ लिखा हुआ है, या के माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली कितनों का डिफरेंस आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है, के माइनस वन के है ना के। अब के वाई जो छोटा है, मतलब यहाँ से अगर बात करें तो वन और टू पुट कराएंगे, के वाई जो बड़ा है उसमें एन और एन माइनस वन पुट करेंगे, तो के वाई हमारे पास ये छोटा है। अगर इसको मैं बी के मानूं तो ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ, बी के प्लस टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो के वाई अगर ये छोटा है तो इसमें आप क्या पुट कराएंगे, वन एंड टू पुट कराएंगे, तो हमने क्या किया, वन पुट कराएंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और टू पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, वन पावर वन अपॉइंट थ्री, तो कितना आ जाएगा, वन ही आ जाना है, ये माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब के का वैल्यू आपने क्या पुट कराया है, अब यहाँ पर हम एन पुट करते हैं ना, के का वैल्यू एक बार एन पुट कराएंगे और एक बार एन माइनस वन पुट कराएंगे, तो एन पुट कराया तो कितना है, एन प्लस वन पावर में आ जाएगा टू बाई थ्री प्लस साइन ऑफ, के का वैल्यू में वन पुट किया और एन माइनस वन पुट करते हैं, तो एन माइनस वन पुट कराएंगे तो यहाँ कितना बनेगा, एन आ जाएगा, तो एन पावर कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री यहाँ से आया और टू बाई थ्री यहाँ से आया। अल्टीमेटली देखो बच्चों ये सारी बातें आई है ना, मतलब इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं कि एस एन, अगर मैं देखो अभी भी यहाँ पर खेल बाकी है, बड़ा ही मजेदार और बहुत ही बारीकी से सोचते समझने वाला प्रॉब्लम था। एन पावर टू बाई थ्री हमने यहाँ से लिखा, माइनस का वन यहाँ पर लिखा। अब देखो एस ट्वेंटी सिक्स और एस ट्रिपल नाइन के बारे में बात कर रहा है ना, अब देखो यहाँ पर भी खेल थोड़ा सा बाकी है, उसको खेल को भी समझते हैं। अब देखो पॉइंट को समझो, यहाँ से एस मैंने क्या लिखा, एस नाइनटीन निकालना है, क्या निकालना, एस ट्वेंटी सिक्स निकालना है। एस ट्वेंटी सिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, एस ट्वेंटी सिक्स यहाँ से लेस देन आएगा, ट्वेंटी सिक्स को यहाँ पुट कराऊंगा तो ट्वेंटी सेवन बनेगा, तो ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट है ना, टू बाई थ्री, और यहाँ से कितना है, ट्वेंटी सिक्स आया, पावर में कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री और माइनस का वन। अच्छा इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये हिस्सा इससे छोटा तो आएगा ही आएगा कंफर्म ना। अब देखो ट्वेंटी सेवन का हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना,
सॉरी बाई फोर भी तो आ रहा है ना आंसर में, बाई फोर कहाँ रह गया अपना, बाई फोर और आंसर में आएगा, बाई फोर और आंसर में आएगा, बाई फोर और आंसर में आएगा, तो यहाँ बाई फोर भी आएगा आंसर में ना। अब देखो पॉइंट समझो, 1/4 इसका स्क्वायर क्यूब रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, पहली बात। अच्छा देखो 26 है तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं आने वाला ना, मतलब एक टू क्यूब रूट तो हम नहीं निकाल सकते इसका ना, मतलब बहुत ही बारीकी से निकालना पड़ेगा। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि 27 के नजदीक ही पहुंच रहा है, मतलब ये वाला जो टर्म आएगा भाई इससे तो 9, अगर मैं 9 मान के लिखूँ तो भाई इस टर्म से ये टर्म इससे छोटा बनेगा, सही बात है। ठीक है, बराबर नहीं लिखा मैंने, लेस देन लिखा है ना, -1 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये कितना होना 18 -1 कितना है 17/4, तो S26 कैसा आएगा 17/4 से छोटा आएगा। सिमिलरली S999 के बारे में बात करें, दैट इज कैसा आएगा 1/4। 999 की बात करें तो हमने यहाँ पे 999 तो 1000 तो यहाँ आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा 2/3, तो हमने यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ। अब यहाँ से हम कितना लिखेंगे 1000, हमने यहाँ से लिखा 1000 नहीं, यहाँ 999 आएगा यहाँ पर ना, 999 और 2/3 -1। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो ये लेस देन आएगा 1/4, यहाँ से हमने 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर क्यूब रूट तो 10 आ गया, इसका स्क्वायर 100 आया, अगेन मैंने इसकी वैल्यू 100 से छोटा कर दिया, और -1 हमने यहाँ से लिखा, 200 -1 तो कितना आ जाएगा 199/4 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। S999 की बात करें तो इससे छोटा है ना बाई 4, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ हमारे पास में 50 है ना, दैट इज अगर बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 से जस्ट छोटा है, तो दैट इज लेस देन 50 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 50 से छोटा होगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक ऑप्शन ए बी आ जाएगा और एक ऑप्शन ए बी आ जाएगा, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन बी आएगा, बी और सी ऑप्शन आएंगे बच्चों ना। हाँ बहुत ही बढ़िया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर आ रहा है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी और सी है ना, सही है। ठीक बच्चों, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना, बहुत ही सही प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ा। अब देखो अगला प्रॉब्लम समझते हैं। अगले प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड हमें कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इफ ईच वर्ड मस्ट कंटेन ऑल द वोवल्स इज, ठीक है, कितना आ रहा है 3 × 7 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास में एक वर्ड ऐसे लिखा है CENTRIFUGAL, ये सेंट्रीफ्यूगल कुछ ऐसे हो गया। अब देखो इसमें पहले लेटर्स की बात करें तो हमारे पास में कितना 1 2 3 4 5 6 और 5 11, तो 11 तो हमारे पास टोटल लेटर्स है ना। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास में वो कितने हैं, वोवल्स कितने हैं ना, एक तो ई आ जाएगा हमारे पास में, एक हमारे पास में आई वोवल्स है, एक हमारे पास यू वोवल्स है, और एक हमारे पास ए वोवल्स है ना। ए वोवल्स है तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास वोवल्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ 7 हमारे पास कैसे कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे लिखा हुआ इफ ईच वर्ड कंटेन ऑल द वोवल्स है ना, इज है ना, और 6 लेटर वर्ड हमें बनाना है, तो 6 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है तो इसका मतलब तो क्या हुआ, वोवल्स तो हमारे पास 4 वोवल्स तो हमने ले ही लिए, कोई इशू नहीं है ना। अब बचे कितने हमारे पास में 6 लेटर वर्ड्स, तो हमारे पास 4 प्लेसेस तो यहाँ पर कवर हो गए, 4 प्लेसेस यहाँ कवर हुए। उसके बाद में अब मुझे कितना चाहिए 7 यहाँ पर है ना कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं, 7 में से अब हमारे पास 2 का सिलेक्शन कर लें, तो 2 का अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो 2 कॉन्सोनेंट्स यहाँ से आ जाएंगे, 7C4 7C2 तो यहाँ से आ गया, और 4 वोवल्स हमारे पास यहाँ से आ गए, ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए 6 लेटर्स आ गए, ठीक है, 6 लेटर्स आ गए। अब क्या रहेगा हमारे पास 7C2, तो इनका सिलेक्शन हो गया, अब इनको अरेंजमेंट कराएंगे 6 फैक्टोरियल, एक्चुअली ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना है 7 6 अपॉन में कितना लिखा 1 2, तो यहाँ लिखेंगे इनटू में कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 × 7 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आंसर आएगा ना, बिल्कुल सही है। फर्स्ट आई का दे रखा है देयर आर द 15 बॉल ऑफ विच, बी को सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, देयर आर द 15 बॉल ऑफ विच आर वाइट, ऑफ विच सम आर वाइट एंड रेस्ट आर ब्लैक, मतलब कुछ वाइट और कुछ ब्लैक है ना। द नंबर ऑफ विच इन विच द बॉल कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, बॉल को हम कितने तरीके से रो में अरेंज कर सकते हैं, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम अरेंजमेंट हमें चाहिए। देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल मस्ट बी इक्वल टू 7 और 8 अज्यूमिंग ऑल द बॉल ऑफ द सेम कलर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या है कि 15 टोटल हमारे पास में बॉल है, ठीक है, इसमें से कुछ व्हाइट है और कुछ हमारे पास में कैसी है ब्लैक बॉल है। मान लेते हैं कि आर व्हाइट और 15 माइनस आर कैसा हमारे पास में ब्लैक बॉल है। इन सबको देखो अब मैंने क्या किया, व्हाइट बॉल को मैंने व्हाइट बॉल को हमने ऐसे जमा दिया,
फिर हमने ब्लैक ब्लैक बॉल को ऐसे जमा दिया एक रो में, तो इस रो में ऐसे जमा दिया तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे भाई, हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 15 ऑब्जेक्ट है, इनमें से कितने आर ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं और 15 माइनस आर ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएंगे हमारे पास, एक टाइप के आ जाएंगे, तो टोटल अरेंजमेंट तो हमारे पास यही आएगा। तो टोटल अरेंजमेंट टी ए की बात करें तो इतना आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 सी आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 15 सी आर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर एन कैसा है, एन ऑड है या इवन। अगर एन ऑड है तो इन दैट केस आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आर माइनस वन अपॉइंट टू या फिर आर प्लस वन अपॉइंट टू लेके चलेंगे, सॉरी आर नहीं एन, एन माइनस वन अपॉइंट टू या फिर एन प्लस वन अपॉइंट टू। तो एन का वैल्यू कितना 15 है, 15 में से एक कम किया तो कितना आया हमारे पास में 14 आया, और बाई टू किया तो कितना 7 आएगा या फिर 8 आएगा, ये आंसर आएगा ना। क्या बात आपको ध्यान रखना होता है बच्चों, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू तो एक्चुअली क्या आता है वो एन पे डिपेंड करता है कि एन इवन है या फिर एन ऑड है। अगर एन इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा एन सी एन बाई टू, अगर एन ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा एन सी एन माइनस वन अपॉइंट टू या फिर एन प्लस वन अपॉइंट टू, ये आता है ना। कैसे आता है वो दूसरा इशू ना, वो तो अब याद डायरेक्ट ऐसे याद ही रखो इस वाले पॉइंट को ना, आसान है, वैसे हमने बाइनोमियल के अंदर प्रूव भी किया हुआ है ना। ठीक है ओके, तो हमारे पास ऑप्शन ए कंप्लीट हुआ, ऑप्शन बी भी हमने देखा, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास कितना आ गया, सही आ गया ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है ना। ना अगर हम बात करें आगे की, देयर आर द 12 थिंग्स, 12 हमारे पास थिंग्स हैं टोटल, 4 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 5 अलाइक ना, 5 एक तरह की हो गई, 5 और 4 9 यहाँ पर आ गए, एंड अदर काइंड अलाइक ऑफ अनदर काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट, मतलब 3 हमारे पास कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पूछा है ना, 4 अलाइक ऑब्जेक्ट है, तो विदाउट एनी कंडीशन हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट ना कराएं तो कितने आएंगे 4 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा। 5 की अगर बात करें तो कितना आएगा p प्लस 1 और q प्लस 1, ऐसे कुछ है। रेस्ट इज डिफरेंट, तो एक भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 पावर 3 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना आ गया 5 तो यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 8 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बना हमारे पास में, तो 30 यहाँ से आ जाएगा, 240 आ गया है ना, मल्टीप्लाई करने पर फाइनली क्या आंसर आएगा 240 है, दैट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर है ना। मुझे क्या लिखना है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझो, नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड ऑफ 6 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड कमेटी, कमेटी एक वर्ड दे रखा है, मुझे 6 लेटर वर्ड यहां से बनाने, कितना आएगा 35 आएगा ना। ठीक है, तो इस बात को समझिए, देखो ये बहुत आसान रहता है, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार आप मेरी बात को समझ लेना। यहाँ से कमेटी क्या स्पेलिंग लिखा है, डबल टी आई ना, सी ओ डबल एम आई टी आई डबल ई से कमेटी। ठीक है, कमेटी ऐसे कुछ देखा है हमारे पास में, कमेटी सी ओ डबल एम आई टी आई डबल ई ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो मुझे करना क्या है, 6 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना है, तो 6 लेटर वर्ड अगर आपको फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, पहली बात तो देखो इसमें कितने सारे लेटर आ रहे हैं, 4 यहाँ से आ गए, 4 3 7 और 2 9 टोटल हमारे पास लेटर्स हैं। 9 लेटर्स में किस किस तरह के लेटर्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एम तो हमारे पास में 2 आ रहे हैं, 2 हमारे पास में ई आ रहे हैं, ठीक है, और 2 ही इसमें कितना आ गया, आई आ गया। ठीक है, एक सी आ गया, एक ओ आ गया और एक टी आ गया, सी ओ टी ना, 3 यहाँ से आ गया और 6 यहाँ से आ गया, टोटल हमारे पास कितने आ गए 9 लेटर्स हैं। ठीक है, अब मुझे 6 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना है, तो देखो हमेशा बच्चों एक टेबल बना करके सॉल्व करो। यहां पर तो आपने क्या लिखा, केसेस, ठीक है, यहां हम लिखेंगे सिलेक्शन और यहां लिखेंगे हम अरेंजमेंट। तो 6 लेटर वर्ड पूछा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछा है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस पूछा है, दैट कैन बी मेड ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द वर्ड कमेटी ना। सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत आसान है ना। अब देखो सिलेक्शन को समझो, अब देखो क्या हो सकता है हमारे पास में कि सिलेक्शन के केस में अगर हम बात करें तो पहला केस तो ये हो सकता है कि ऑल डिफरेंट, सारे के सारे 6 लेटर्स डिफरेंट हों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास में क्या बन सकता है कि 2 डिफरेंट हो, सॉरी 2 सेम, आई और प्लस का कितना आ जाए एंड रेस्ट डिफरेंट हो ना, ऐसा संभव हो सकता है। या फिर तीसरा केस क्या बन सकता है कि 2 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ अदर काइंड एंड रेस्ट डिफरेंट, ऐसा हो सकता है। या फिर एक चौथा केस क्या बन सकता है, 2 सेम प्लस 2 सेम प्लस 2 सेम,
ऐसे कुछ बन सकता है, यही 3 केस आ सकते हैं ना। बाकी 3 सेम वाला केस कहीं पर यहाँ पर है भी नहीं ना। अब देखो बात अगर समझेंगे, ऑल डिफरेंट है कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, 6 लेटर्स हैं, 6 में से मैंने 6 का सिलेक्शन कर लिया विदाउट एनी कंडीशन। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, सब एक एक टाइप के हमने यहाँ ले लिए। तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज, एक ही ऐसा वेज आएगा ना। दूसरे अगर बात करें 2 सेम, तो 2 सेम वाले कितने सारे मेरे पास, 3 है। 3 है तो 3 में से मैंने क्या किया, एक का सिलेक्शन कर लिया, 2 सेम आ गए हमारे पास में। अब बचे हमारे पास में क्या है, 2 लेटर आ गए, मुझे अब 4 लेटर और चाहिए। तो 2 लेटर्स तो मेरे पास में यहाँ से आ गए, 4 लेटर का सिलेक्शन और करना है। अब 4 लेटर का सिलेक्शन करना है तो अब जो इनमें से करेंगे या फिर 5 बचे, बचे 5, 5 में से मैंने कोई भी 3 ले, सॉरी 5 में से कोई भी मैंने 4 ले लिए। तो अगर मान लो आपने 2 एम यहाँ पर ले लिए, तो मैं एक ई भी ले सकता हूँ और एक आई भी ले सकता हूँ ना। इस बात को आप समझिए ना। तो 3C1 इंटू 5C4 यहाँ से आया। नाउ 2 सेम 2 सेम, तो एक काम करते हैं, 3 में से हमने 2 का सिलेक्शन कर लिया, तो 4 लेटर तो मेरे पास यहाँ से आ गए, 4 लेटर्स आ गए। अब मुझे 2 लेटर और चाहिए, तो मान लो 4 लेटर से आ गए, तो अब हमारे पास 4 ये बचे। तो 4 में से मैंने कोई भी 2 का सिलेक्शन कर लिया, ऐसा कुछ आ गया ना। अगली अगर मैं बात करता हूँ, 2 लेटर यहाँ से है, अब हमारे पास में क्या है, 2 सेम 2 सेम 2 सेम के 3 केस हैं, तो 3 में से तीनों को ही ले लिया मैंने। ठीक है, इतने सारे केस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आएगा। तो ये इसका वैल्यू तो कितना है, 1 आ गया, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ 3C2 की बात करें तो कितना लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 4C2 कितना आ जाएगा, 4/3/12, तो 6 यहाँ से आ गया, 18 आ जाएगा। इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 3 तो यहाँ से आ गया, ये कितना आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, तो 15 तो यहाँ से निकल आया, 18 हमारे पास यहाँ से आ गया, 15 दूना 30 और 3 33 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से 34 और एक 35। टोटल हमारे पास कितना है, 35 केस बनेंगे। टोटल कितने केस बने, 35। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टोटल केस कितने आएंगे हमारे पास, 35 आएंगे। तो 6 का ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको क्लियर है ना। 6 के हमारे पास सभी ऑप्शंस करेक्ट है ना, ए बी सी डी। अगर हम बात करें 6 में, ए बी सी डी सारा ही सही है ना। ठीक है बच्चों, ना अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ना बहुत ध्यान से समझो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एक फंक्शन है R2R में डिफाइंड है और सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशंस। तो कभी भी अगर आपको ऐसे कंडीशंस दे रखे हैं तो यहाँ से इसको कुछ ना कुछ इनका मीनिंग आप इंटरप्रिटेट करेंगे ना। क्या कुछ ना कुछ मतलब जो इसका मीनिंग यहाँ से होगा वो आप इंटरप्रिटेट करोगे ना, पहले आप उसको समझोगे। तो अब हमने सॉल्यूशन समझते हैं। एफ ऑफ कितना लिखा मैंने, 10 - x बराबर fx, तो पहले चलो इसको लिख लिया। दूसरा एफ ऑफ 2 - x बराबर कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 + x आया, ऐसे कुछ लिखा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना, 101 है। मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग एफ एक्स बराबर कितना है, 101। तो आपसे ये पूछा हुआ है ना। अब देखो पॉइंट को समझिए। तो पहली बात तो आपको एक बात तो ये समझो, यहां से अंडर दिस कंडीशन एफ ऑफ 2 - x बराबर कितना दे रखा है, एफ ऑफ 2 + x दे रखा है। तो हम यहां से एक बात ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट x = 2, x = 2 के अबाउट एफ एक्स सिमेट्रिक है, पहली बात। तो हमने एक बात ये बोल सकते हैं यहां से ना। दूसरा पॉइंट और समझे, जैसे एफ ऑफ 10 - x बराबर कुछ एफ एक्स दे रखा है, तो एक काम करूं मैं यहाँ से एफ एक्स निकाल देता हूँ। एक और चीज यहाँ से अगर मैं एफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ तो x को मैंने x - 2 से रिप्लेस कराया, तो यहाँ तो x को x - 2 से जब रिप्लेस कराएंगे तो x - 2 तो बनेगा 4 - x बराबर कितना आ गया, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ डाला, तो एफ ऑफ 10 - x मैंने यहाँ से लिखा। मतलब पीरियोडिसिटी का एक कॉन्सेप्ट और आता है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। दो कंडीशन आते हैं तो डायरेक्ट ही हम लिखते हैं ना, बट अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना। तो 4 - x मैंने कुछ ऐसे लिख लिया ना। अब एक काम करते हैं, 4 - x को मैं t ले लेता हूँ। तो अगर आपने यहाँ t लिया तो एफ ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 - t। तो 10 तो यहाँ से लिखा, x का वैल्यू पुट करा 4 - t, तो प्लस का t यहाँ से आ गया और यहाँ से कितना आ जाए, एफ ऑफ t आया। तो एफ ऑफ t की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ t + 6 आया। ठीक है, एफ ऑफ t + 6, एफ ऑफ t बराबर कितना लिखा, एफ ऑफ t + 6 लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ t कैसा है हमारे पास में, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड कितना आ रहा है इसका, 6 आ रहा है।
पहली बात 6 फंडामेंटल पीरियड है ना, ये आया। अब देखो पॉइंट इज दैट, क्या पॉइंट है ना, इस बात को समझो। फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, और 2 के अराउंड सिमेट्रिक है। ये दो बातें हमने ऐसे समझी। अब देखो पॉइंट को, मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो सारा खेल अब यहां शुरू हो रहा है ना, इस डायग्राम में आप समझना, ठीक है। पीरियड इसका कितना है, 6 है। उसने बोला है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 101 आ रहा है ना। मैं रेड से दिखाता हूँ या ब्लू से दिखाते हैं। 0 पे वैल्यू कितना है, 101 आया। तो 0 पे वैल्यू जो आ रहा है, 0 पे वैल्यू, और हमें क्या चाहिए, एफ एक्स बराबर 101 चाहिए। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, एफ एक्स का डायग्राम अपना बनाया 101। तो 0 पे अगर 101 आ रहा है तो, और 0 से लेकर 25 में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एफ एक्स बराबर 101, ठीक है। मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है वो। तो देखो बात ये समझो कि अगर 0 पे वैल्यू अगर 101 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि 0 पे वैल्यू भी 101 आएगी। तो आगे 6 पे पीरियोडिक फंक्शन है, 6 पे भी कितना आएगा, 101 आएगा। 12 पे भी 101 आएगा, 18 पे भी 101 आएगा, 24 पे भी कितना आएगा, 101 आएगा। मतलब 6 वैल्यू, 5 वैल्यूज आएंगी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ 6 है तो 6 पे वैल्यू भी 101 होगा। 12 की अगर बात करें तो 6, 12, 18 और 24, इस पे भी वैल्यू 101, 101, 101 ऐसे कुछ आया ना एक पीरियड में। तो हमारे पास में ऐसे मतलब एक वैल्यूज हमने लिखनी, टोटल 5 वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की, एक सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। बट सवाल में क्या बोला है कि दिस इज सिमेट्रिक अराउंड द एक्स इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 के अराउंड भी ये कैसा है, सिमेट्रिक है। एक्स इज इक्वल टू 2 के अराउंड ये कैसा है, सिमेट्रिक। अब देखो 2 के अराउंड अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो यहां से आप समझोगे ना, कहा हमने लिखा एफ एक्स। तो 0 पे वैल्यू आ रही है और जो 4 पे वैल्यू आ रही है वो भी कैसा है, सेम आया। मतलब 0 पे वैल्यू जो आई और 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई एफ ऑफ 0 हमने यहाँ लिखा बराबर कितना है, एफ ऑफ 4 आया। मतलब 0 पे वैल्यू यहाँ आ रहा है, 2 के अराउंड सिमेट्रिक है, एक्स बराबर 2 है। तो 2 से पहले और 2 के बाद, मतलब 4 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 101 ही आएगा, है ना, ऐसे कुछ आया है। तो अब देखो 4 पे एक वैल्यू ये आई 4 पर, अगली वैल्यू फिर कहां पर आएगी, पीरियोडिक फंक्शन है तो अगले इसमें पीरियड में जाएंगे, 6 जोड़ देते, 10 पे आएगा, फिर 14 पे आएगा, फिर 18 पे आएगा, फिर 22 पे आएगा। 4 के बाद में 6 जोड़ रहे हैं ना, मैंने थोड़ा गलती कर दिया ना, 6 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज और आ गई हमारे पास में। अब सवाल पूछना चाह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ जिनके लिए एफ एक्स बराबर कितना आ रहा हो, 101 आ रहा हो। तो ऐसे कितनी आ सकती है, टोटल जो वैल्यूज आएंगी, तो टोटल जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यूज वो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 ही हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो कितना आंसर आएगा इसका, 9 इज आंसर, है ना, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। आई थिंक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 7th का। बाकी कहीं कोई और केस में करो तो नहीं छूट रहा है ना। 7th का आंसर की अगर बात करें तो 7th का आंसर क्या दिया है, 7th का आंसर 9 है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। 7th का आंसर के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम दे रखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन। अगर आपने किया है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज सीखना ना। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने है ना। ऐसे कुछ इक्वेशंस दे रखा है ना, जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू कुछ इस तरह से गिवन है। अब देखो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर ये प्रॉब्लम अपने में बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जेड बराबर इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे और देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हिमाकत करेंगे ना, पर उस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ हमें इसमें लूप पॉइंट समझना चाहिए। जेड स्क्वायर माइनस जेड बराबर हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 64 अपॉन मॉड ऑफ जेड पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से बात को समझें तो भैया ये तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, एक रियल नंबर लिखा हुआ है, दिस इज प्योरली रियल। तो प्योरली अगर रियल है तो इट मीन कि भैया जेड स्क्वायर माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड बार, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मतलब जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड बार का स्क्वायर माइनस ऑफ जेड बार, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इस बात को अगर आप ध्यान से देखें तो जेड स्क्वायर तो मैंने यहाँ से लिखा जेड बार का स्क्वायर
ना माइनस ऑफ जेड और प्लस ऑफ जेड बार ऐसे लिख सकते हैं बराबर जीरो। अब यहाँ से आप समझें तो जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया, जेड जेड बार बराबर जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो तो जेड माइनस जेड बार यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा जेड प्लस जेड बार माइनस का वन इक्वल टू जीरो, ऐसे कुछ आया। तो हमारे पास दो कंडीशंस आई, या तो जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो होगा, या फिर जेड प्लस जेड बार का वैल्यू कितना आएगा जीरो आएगा, सॉरी जेड प्लस जेड बार का वैल्यू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस साइन ऐसे कॉमन ले लिया तो हाँ 2x है ना, 2x बराबर कितना आ जाएगा वन। अगर जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई ले ले तो इतना आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर हाफ की बात करें, ठीक है, अब देखो x इक्वल टू अगर मैं हाफ लेके चलता हूँ ना, और एक z इक्वल टू कितना है जेड बार आया, तो z इक्वल टू जेड बार आया तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ z इज प्योरली रियल, ऐसा बोल सकते हैं। z या तो प्योरली रियल नंबर होगा, या z इक्वल टू कितना x प्लस आयोटा वाई, तो z हमारे पास में कितना है हाफ प्लस आयोटा वाई, कुछ ऐसे आ गया। अच्छा इस बात को समझते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। z का वैल्यू मैंने तो यहाँ डाला हाफ प्लस आयोटा वाई, यहाँ डालते हैं तो हाफ प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो मैंने यहां से लिखा माइनस ऑफ जेड की अगर बात करें तो हाफ प्लस आयोटा वाई, कुछ ऐसे आ रहा है। ये कैसा होना चाहिए प्योरली रियल होना चाहिए ना। अब देखो जब इसका आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा, आयोटा बाई का टर्म मतलब ये हमेशा जैसे आएगा, तो एक्चुअली प्योरली रियल नंबर नहीं बनेगा ना इस वाले केस में। तो जेड के इस वैल्यू पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पे कैसा होना चाहिए प्योरली रियल नंबर होना चाहिए, जो कि प्योरली रियल नंबर नहीं बनेगा। इट मीन कि एक्स का वैल्यू हाफ नहीं हो सकता। ठीक है, ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ना। हम्म, ठीक है ना, उससे सही है ना। जेड बराबर है, यहाँ से कहते हैं जेड इज प्योरली रियल नंबर है, तो यहाँ से मैं जेड का वैल्यू क्या ले सकता हूँ, जेड का वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कितना है रियल नंबर। अब जो जेड का वैल्यू एक्स अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर आया, माइनस ऑफ एक्स यहाँ से आया, एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, 64/x⁵ मॉड एक्स पावर 5, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स उसको माइनस एक्स यहाँ पे रखा है, एक्स में कुछ है। अब देखो इसको एक्चुअली सेटिस्फाई होना चाहिए, तो एक्स से कितने वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा ना, एक्स हमारे पास में रियल नंबर तो है ही। तो देखो आपको बस कुछ नहीं, इसका एक ही तरीका बचता है हमारे पास में, बस एक्स का वैल्यू हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ मैं। एक्स का एक बार वन लिया ना, ठीक है, वन लेके चलते हैं। इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज है ना, वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स का वैल्यू टू सेटिस्फाई कर सकता है क्या वन, और माइनस वन सेटिस्फाई कर सकता है क्या, माइनस वन भी चेक करो, माइनस वन प्लस वन तो यहाँ तो टू आ जाएगा, माइनस वन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। ठीक है, माइनस वन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, टू पुट कराएंगे तो फोर यहाँ से बनेगा, माइनस का टू यहाँ से बनेगा, तो इधर तो टू आ जाएगा। टू स्क्वायर पुट करने पे तो ज्यादा बन रहा है, मतलब टू भी सेटिस्फाई नहीं करना। माइनस टू सेटिस्फाई करेगा क्या, माइनस टू अगर मैं यहाँ पुट कराता हूँ तो माइनस टू पुट करने पे क्या बनेगा, प्लस का फोर तो यहाँ से बना, प्लस का सिक्स बना माइनस टू पुट करने पर। माइनस टू पुट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी सिक्स एक साइड का, दूसरी साइड का वैल्यू क्या आएगा, सेकंड साइड का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू पुट करने पर फोर तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस टू पुट कराएंगे -32, और माइनस टू पुट कराएंगे तो प्लस ही बना ना। मॉड ऑफ टू हमारे पास यहाँ बनेगा, टू यहाँ पर बना, 2 पावर 5 32, और यहाँ पर कितना आएगा टू आ जाएगा, सिक्स आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स बराबर माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, एक्स बराबर माइनस टू, एक तो वैल्यू ये आ जाएगा जो सेटिस्फाई कराएगा, और क्या एक्स बराबर थ्री भी सेटिस्फाई कर सकता है क्या, थ्री पुट कराएंगे तो कुछ कम हो जाएगा, और थ्री स्क्वायर नाइन यहाँ पर कुछ जोड़ देंगे,
नहीं नहीं, 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आगे कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और नेगेटिव में भी कोई ऐसा नंबर और सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना आएगा, 1 आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करते हैं एक बार 8 का आंसर कितना है, 1 है कि नहीं। 8 का आंसर इज 1 और नॉट। 8 का आंसर हो 1 दे रखा है ना, ठीक है सही बच्चों ना। 8 का आंसर एक ही आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। नाउ अब हम आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ही बढ़िया है ना। ये प्रॉब्लम भी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है, और ये प्रॉब्लम भी अच्छा है ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मजेदार प्रॉब्लम, और वो उसका मजेदार प्रॉब्लम ना ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमारे पास में, ऐसे इक्वेशन से दे रखा है बराबर π/2, यहाँ से दे रखा है ना, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इट मीन कि हमारे पास तो इन दोनों का सम π/2 आ रहा है। तो π/2 कब आ सकता है, जब ये भी x बने और ये भी पूरा x बने, x मतलब tt बने ना। आपने क्या किया, log ऑफ 6 इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस x -1, इसका मोड तो हमने यहाँ से लिखा मॉड ऑफ 3 log ऑफ cos x, तो मैंने यहाँ से लिखा बेस 6, और इसका होल स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ -7। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब देखो, आप मेरी बात को समझो, log ऑफ cos x का होल स्क्वायर और इसका cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो भाई दोनों का सम π/2 आ रहा है, तो कब पॉसिबल होगा, जब इनपुट है ना ये भी t बने और साइमल्टेनियसली ये भी t बने। ठीक है, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए दोनों नंबर से ना, तभी आ सकता है। अब दूसरी बात आप समझो कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे हिस्से को t मान लेता हूँ, तो t-1 तो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से कितना लिखा हुआ है, 3t-7 यहाँ से लिखा हुआ है। अब मैं जब t की वैल्यूज अगर मैं निकालूं, तो t-1 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 3t-7, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार प्लस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो प्लस साइन अगर लेकर के सॉल्व करें, एक बार हम माइनस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं, तो t-1 बराबर कितना आ जाएगा, 3t-7, कुछ ऐसे आया ना। t को उधर ले जाएंगे, 2t यहाँ से आएगा, -7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 3 आया एक तो। दूसरा t-1 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 3t प्लस का 7 बराबर यहाँ से कितना आएगा, 4t यहाँ से आ जाएगा, और 8 यहाँ से आएगा, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो t का वैल्यू तो 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। अच्छा देखो, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो 2 पुट करने पे इधर तो 1 बन रहा है, 2 पुट करने पे इधर भी 1 बन रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक बात है। 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इधर आ जाएगा, 3 पुट करने पर 9 और 2 आ जाएगा ना, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे पास में क्या रहा, लॉग ऑफ cos x का होल स्क्वायर बेस 6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 3 आया है, तो प्लस माइनस ऑफ √3 लिख देता हूँ। दूसरा log ऑफ cos x का होल स्क्वायर बेस 6 है ना, इसका वैल्यू या तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। 2 आएगा तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस ऑफ √2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं cos x के बारे में अगर बात करूं, cos x का वैल्यू कितना आ सकता है, 6√3 या फिर 6 माइनस ऑफ √3 ऐसे कुछ आ सकता है। ठीक है, यहां से अगर मैं cos x का बात किया जाए तो 6 पावर √2 और 6 पावर ऑफ माइनस ऑफ √2। अब 6 पावर √2 तो देखो 1 √3 है, तो 1 से बढ़ा जाएगा, ये संभव नहीं है। एक वैल्यू ये संभव है, ये भी 1 से बढ़ा जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, ये संभव है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो 1 आएगा, तो cos x का वैल्यू 1/6 √3 होना चाहिए। अब देखो cos x की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ रही है, तो 0 to 4 पाई में कितने केस आएंगे, एक राउंड में घूमे तो दो केस, 2 सॉल्यूशन आए, अगले राउंड में घूमे तो 2 सॉल्यूशन आए, टोटल यहाँ से कितना है, 4 सॉल्यूशन तो इधर से आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इस वाली प्रॉब्लम की बात करें तो अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 to 4 सॉल्यूशन हमारे पास इस केस में आ जाएंगे। टोटल कितने सॉल्यूशन आएंगे, 8 सॉल्यूशंस आएंगे, टोटल 8 सॉल्यूशंस। तो 9th का आंसर कितना है, 8 आएगा ना। ये आंसर ना सही है बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया ना। 9th के बाद अब करते हैं 10th प्रॉब्लम ना। 10th ये भी बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है और मजेदार भी है ना। बस इसमें थोड़ा सा हमें क्यूरियस होना है ना, बस सतर्क रहना है, मतलब थोड़ा कॉशियस रहना है। x प्लस ऑफ साइन वाई बराबर कितना आ रहा है, 2014। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो x प्लस 2014 cos y, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2013 आ रहा है। ठीक है,
y हमारे पास कैसा है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई आपसे पूछना चाह रहा है -2005 x प्लस साइन वाई। तो एक काम करें, क्यों ना मैं x की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर दूं, तो यहाँ जब पुट कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2014 माइनस ऑफ साइन वाई। ठीक है, और यहाँ से हमने कितना लिखा 2014 ऑफ कॉस वाई और दैट इज 2013, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। इस वाले पॉइंट को अगर समझें कि 2014 कॉस वाई, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन वाई, कुछ ऐसे लिखेंगे। चलो इसको उधर लेके वो माइनस साइन का, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ ना। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, इसको इस साइड लिया, 2003 तो 1 बना, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब हमने लिखा 2000, इसको उस साइड ले गए तो साइन वाई माइनस ऑफ 2014 कॉस वाई, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आया। मतलब कैसे लिखा, इसको मैं इस साइड ले गया, इन दोनों टर्म्स को मैं उस साइड ले गया, तो साइन वाई माइनस 2014 कॉस वाई इक्वल टू 1 लिखा। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, 1 तभी आ सकती है जब ये खुद 1 बने और ये क्या हो जाएगा एट दैट टाइम 0 हो जाएगा, तभी 1 आ सकता है ना, अदरवाइज तो 1 आ ही नहीं सकता कभी भी। अब क्या ये 1 से छोटा ही है, उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कराएं कि दोनों बैलेंस बने, है ना, तो कभी ऐसा आएगा ही नहीं। तो अब हमारे पास में क्या है, साइन वाई इक्वल टू कितना है 1 आया, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आएगा, और y कितना 0 और पाई बाई 2 में, तो एक ही सॉल्यूशन लिखा हमने, ये आया। अब y का वैल्यू अगर पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 कितना है 1 आ गया, तो जब यहाँ 1 पुट कराएंगे, अपने साइन का वैल्यू, साइन वाई का वैल्यू 1 पुट कराया, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2013 आ जाएगा। ये बात आपको समझनी थी, x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू कितना आ रहा है पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 का मतलब आया 1 पॉइंट समथिंग। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई की अगर हम बात करें, तो x का वैल्यू तो 2013 है ही, y का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो 2014 पॉइंट समथिंग आया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2014 यहाँ से आएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसका वैल्यू आया 2014 माइनस ऑफ 2005, कुछ ऐसे लिखेंगे 5 और 4 9 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर इज 9, 10th का आंसर इज 9, 10th का आंसर 9 आ रहा है, और 8th का आंसर तो सही है, 8 सॉरी 9th का आंसर 10 है ना, सॉरी 8 और 9 ये आंसर आ रहे हैं। चलो चेक करते हैं, 8 और 9, हाँ 8 और 9 दोनों ही सही है। ओके बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना, 9th का आंसर 8 और 10th का आंसर 9 इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी भी काफी मजेदार लगी होगी ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें प्रॉब्लम्स थी। एक बार क्विक रिवीजन फटाफट से ना समझ लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया ही था, ये भी बढ़िया ही था, ये भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया था ना, ये चारों ही प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़िया थी, शानदार थी। ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम था, अल्टीमेट, ये भी सॉल्वेबल है ना, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा है, और ये तो सुपर गजब गजब प्रॉब्लम है, मतलब सुपर डुपर प्रॉब्लम है ये तो। ठीक है, आई होप बच्चों आपको डीपीपी नंबर 59 भी अच्छे से क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू।